नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल अपन ने जो साम्य स्थिरांक है वो अपन ने निकालना देख लिया था। ठीक है ना, कैसे अपन निकालते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा अपन ने जो केपी और केसी है उसमें संबंध भी अपन ने देखा था। केपी केसी में क्या संबंध होता है। ठीक है ना, और आज अपन है ना थोड़ा ये पॉइंट हमने लिख लिए हैं, ज़्यादा इसके अंदर डिटेल में अपन नहीं पढ़ेंगे। केवल इसके जो मेन पॉइंट हैं वो ही केवल अपन को नोट करना है। ठीक है ना, इसमें अपन को केवल वो ही जो छोटे छोटे पॉइंट हैं उसी को ही अपन को केवल नोट करना है। ठीक है ना, साम्य स्थिरांक के अनुप्रयोग दिए गए हैं और यहाँ पे ये जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो दिए गए हैं। तो साम्य स्थिरांक का उपयोग अभिक्रिया की सीमा का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि अभिक्रिया कहाँ तक है ना कितनी होगी, है ना। तो उसकी सीमा का अनुमान लगाने के लिए अपन साम्य स्थिरांक का उपयोग करते हैं। साम्य स्थिरांक यानी कि केसी। ठीक है ना, केसी। इसके बाद अभिक्रिया की दिशा का ज्ञान। तो साम्य स्थिरांक से ही अपन को पता चलता है कि अभिक्रिया की दिशा कौन सी होती है, यानी कि वो बैकवर्ड जाती है या फिर मान के चलिए फॉरवर्ड जाती है। मतलब कि आगे की ओर जाएगी अभिक्रिया या पीछे की ओर जाती है। तो ये अपन साम्य स्थिरांक के द्वारा इसको पता कर सकते हैं। इसके अलावा उत्पाद और अभिकारकों का स्थायित्व की तुलना। तो जो अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद होते हैं तो उनका जो स्थायित्व है ना, तो उसका अपन पता लगा सकते हैं साम्य स्थिरांक के द्वारा। इसके बाद है साम्य सांद्रताओं की गणना। जो साम्य होता है उसमें कितनी सांद्रता है ना, तो उसका अपन इसमें पता लगा सकते हैं। इसके बाद है साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें सबसे पहला आता है ताप परिवर्तन। ठीक है ना, तो जैसे ही अपन ताप परिवर्तित करेंगे तो साम्य कैसा हो जाएगा, किस दिशा में चला जाता है, तो वो अपन को इससे पता चलता है। और इसको अपन बार्नहॉफ समीकरण के द्वारा इसके लिए क्या है, बार्नहॉफ समीकरण दिया गया है। इस बार्नहॉफ समीकरण के द्वारा अपन है ना ताप परिवर्तन का जो प्रभाव है वो अपन देख सकते हैं। समीकरण है log Kc2 अपॉन Kc1 बराबर में डेल्टा H 2.303 R है। यहाँ पे R यानी कि गैस कांस्टेंट, R T2 माइनस T1 अपॉन T2 T1। तो इस समीकरण के द्वारा जिसको अपन बार्नहॉफ समीकरण कहते हैं, तो ताप परिवर्तन का जो है ना वो अपन इसमें देख सकते हैं। इसके बाद आता है समीकरण की रस समीकरण। रस समीकरण मिति, इसको अपन सोशियोमेट्री बोलते हैं। तो ये अपन इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, है ना, कि उसके कितने मूल होते हैं, वो इसकी सोशियोमेट्री कहलाती है। कोई समीकरण लिखा है अपन ने, ठीक है ना, तो उस समीकरण में या जो अभिकारक या उत्पाद है तो उनकी जो मूलों की जो संख्या क्या है ना, जो आगे जो नंबर लिखे रहते हैं उसी को ही अपन सोशियोमेट्री यानी कि रस समीकरण मिति कहते हैं। तो जो साम्य स्थिरांक होता है, यदि साम्य स्थिरांक के मान लें अपन, यदि साम्य स्थिरांक को अपन के मान लें, ठीक है ना, और यदि अपन उसको 2 से भाग देते हैं, साम्य स्थिरांक के है और इसमें अपन 2 से भाग देते हैं, तो जो नया समीकरण बनेगा उसमें साम्य स्थिरांक में जो के में क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है। ठीक उल्टा है। ठीक है ना, इसी प्रकार यदि अपन है ना जो साम्य स्थिरांक है 2 से यदि अपन गुणा कर दें, यदि 2 से इसमें गुणा कर दिया जाता है तो नए समीकरण में जो साम्य स्थिरांक है वो उसका क्या हो जाता है, 2 का वर्ग हो जाता है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है यदि जो साम्य स्थिरांक है, ठीक है, साम्य स्थिरांक में यदि अपन 2 का भाग दे दें समीकरण में, जिसमें यदि अपन 2 का भाग देंगे, ठीक है ना, तो आगे क्या हो जाता है, ये वर्गमूल नए समीकरण में के का वर्गमूल हो जाता है इस तरीके से। लेकिन यदि इसमें अपन गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरीके से साम्य स्थिरांक क्या है, यदि चेंज होता है। इसके बाद आता है इसमें मात्रक में परिवर्तन। तो मात्रक में परिवर्तन, यदि उत्पाद और अभिकारकों की सांद्रताओं के मात्रा में परिवर्तन होता है तो के संख्यात्मक मान भी क्या है, परिवर्तित हो जाते हैं। यदि उत्पाद और अभिकारक है ना चेंज होते हैं तो के का मान भी क्या है, चेंज होता है। उस कंडीशन में केपी और केसी के जो मान होते हैं वो भिन्न आते हैं।
तो इस तरीके से है ना साम्यवस्था के कुछ अनुप्रयोग थे और इसको प्रभावित करने वाले कारक थे। अब इसके बाद अपन जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है जिसको अपन लीसा तेलिए का सिद्धांत कहते हैं या ली चैटले प्रिंसिपल, तो वो अपन पढ़ेंगे अब ली चैटले प्रिंसिपल। इसके बाद अब अपन को पढ़ना है ली चैटले प्रिंसिपल या लीसा तेलिए का सिद्धांत। तो एक वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, तो उन्होंने जो अभिक्रिया होती है उसका जब साम्य स्थापित हो जाता है, यानी कि अभिक्रिया क्या है, साम्य अवस्था में पहुंच जाती है, तब उन्होंने बताया कि यदि ताप, दाब और सांद्रता में यदि परिवर्तन कर दिया जाए तो जो साम्य है वो किस दिशा में जाता है, ठीक है ना, उसका इन्होंने क्या है विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और अपना एक नियम प्रस्तुत किया जिसको अपन लीसा तेलिए या ली चैटले प्रिंसिपल कहते हैं। तो इसमें अपन लिखेंगे किसी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में साम्य स्थापित होने के बाद यदि किसी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में साम्य स्थापित होने के बाद इस निकाय के तापदान के बाद यदि इस निकाय के ताप दाब या सांद्रता में परिवर्तन कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए तो निकाय परिवर्तन कर दिया जाए तो निकाय की साम्यावस्था किस प्रकार प्रभावित होगी इसका अध्ययन एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक लीसा तेलिए ने किया। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक लीसा तेलिए ने सन 1855 में किया। और इससे संबंधित
और इससे संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया। एक नियम प्रस्तुत किया जो कि निम्न प्रकार है। जो कि एक नियम प्रस्तुत किया जो निम्न प्रकार है। तो यहाँ पे अपन है ना, यहाँ पे लिखेंगे हम इसका, ठीक है ना। यहाँ पे नियम लिखेंगे अपन। नियम है, यदि किसी निकाय की साम्यावस्था पर यदि किसी निकाय की साम्यावस्था पर यदि किसी निकाय की साम्यावस्था पर उसके साम्य को निर्धारित करने वाले कारक जैसे ताप दाब या सांद्रता में कारक जैसे ताप दाब या सांद्रता में परिवर्तन कर दिया जाए तो साम्य अवस्था उस दिशा में अग्रसित हो जाती है। अग्रसित या फिर शिफ्ट हो जाती है। उस दिशा में अग्रसित हो जाती है जहां कारक में परिवर्तन का प्रभाव उस दिशा में अग्रसित हो जाती है जहां कारक में परिवर्तन का प्रभाव निरस्त हो जाता है। परिवर्तन का प्रभाव निरस्त हो जाता है। यह नियम भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार की साम्यावस्था पर लागू होता है। निरस्त हो जाता है। यह नियम भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार की साम्यावस्थाओं पर लागू होता है।
तो ये जो नियम है ना, भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार की जो साम्यावस्था है उन पर ये लागू होता है ना। तो ये क्या है, ये लीसा तेलिए का सिद्धांत है जो उन्होंने साम्यावस्था से संबंधित है ना दिया था। तो उन्होंने बताया था कि यदि कोई अभिक्रिया है, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना, और वो क्या है साम्यावस्था में पहुंच जाइए, मतलब कि ना तो वो बैकवर्ड जा रही है ना ही फॉरवर्ड जा रही है। कहने का मतलब है ना तो अभिकारक उत्पाद में बदल है ना ही उत्पाद अभिकारक में, एक साम्यावस्था में चले गए हैं, ठीक है ना। तो सामक को निर्धारित करने जो साम होता है इन्हीं के द्वारा निर्धारित होता है ताप, दाब और सांद्रता। तो इनमें से किसी एक में यदि अपन परिवर्तन कर दें, है ना, तो जो साम्यावस्था है वो उस दिशा में चला जाता है जहां पर है ना जो कारक है उसके परिवर्तन का प्रभाव, यानी कि जो परिवर्तन का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। तो साम्य क्या है, उस दिशा में ही चला जाता है। तो इसको अपन एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पर भी अपन इसको देखेंगे, तब जाके जो है ये अपन को बहुत ही अच्छे तरीके से और समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसमें अपन जो अलग अलग पॉइंट होते हैं उनको भी अपन है ना अलग अलग पॉइंट होते हैं, है ना, कि ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताप से क्या प्रभाव पड़ता है, दाब से, और सांद्रता में परिवर्तन करने से कैसा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद अपन है ना जो आज तक की तो क्लास में इतना ही अपन पढ़ेंगे, है ना। आगे की जो क्लास है तो उसमें अपन अलग अलग है ना इनका प्रभाव देखेंगे। जो भौतिक साम्य होता है, क्योंकि ये दोनों है ना पर लागू होता है जो नियम है, ये भौतिक साम्य और रासायनिक दोनों प्रकार के साम्यों पर ही लागू होता है, इसलिए दोनों का अपन अलग अलग है ना ताप, दाब तीनों का अपन अलग अलग करके प्रभाव पढ़ेंगे। तो पहले भौतिक साम्य पर है ना ये क्या क्या प्रभाव डालते हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर रासायनिक साम्य पर क्या प्रभाव डालते हैं वो अपन पढ़ेंगे। तो जो ये वाला जो टॉपिक है वो अपन अगले है ना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर अपन अगला जो है ना इसी का जो चैप्टर पार्ट होता है ना आयनिक साम्य, वो अपन शुरू करेंगे। अभी ये जो पढ़ रहे थे भौतिक साम्य ज़्यादा उतना है ना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पढ़ना है लेकिन थोड़ा बहुत उसका पढ़ना है, मेन होता है रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य, ठीक है ना। तो अपन ने आयनिक साम्य क्या है, वो सॉरी भौतिक साम्य, जो रासायनिक साम्य है वो अपन ने लगभग कंप्लीट ही कर लिया है, ठीक है ना। और इसके बाद अपन को आयनिक साम्य पढ़ना है। तो इसके पहले अपन इसमें जो अलग अलग जो प्रभाव होते हैं वो उनको अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसमें अपन को भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के साम्य पर है ना ये ताप, दाब और सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है ये अपन को पढ़ना है। और उसके बाद फिर अपन आयनिक साम्य वाला जो टॉपिक है वो अपन है ना कवर करेंगे। और जो आज की जो क्लास है वो अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।